हेलो फ्रेंड्स, मैं अजय कुमार आपका एक बार फिर से हमारे उत्कर्ष नर्सिंग के लाइव क्लासेज में स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, हमने लास्ट क्लास के अंदर देखा था कि हमने सब हमारा एनाटॉमी से लेक्चर था तो हम सेल कंप्लीट कर लिया था हमने, और पीडियाट्रिक का हमने डेमो दे दिया है, उसकी फर्स्ट क्लास हो चुकी है। सो आज की क्लास अपनी रहने वाली है ब्लड ग्रुप सिस्टम पे, ठीक है। सो इसका लिंक होगा अपने पीडियाट्रिक से, इसलिए मैंने इस टॉपिक को बीच में लिया है, वरना आप अपनी क्लास टिश्यू पे होने वाली थी। तो आज हम पढ़ेंगे ब्लड ग्रुप सिस्टम की, इससे कौन से साइंटिस्ट ने दिया था या क्यों इसको हम पढ़ते हैं, एंड इसके अंदर क्या क्या देखने को मिलता है, एग्जाम में कैसे क्वेश्चन आते हैं, एंड बीएससी स्टैंडर्ड के अंदर भी यहाँ से शॉर्ट नोट्स पूछ लेता है। एंड सबसे पहले मैं बता दूं, यहाँ पे जो हम एनाटॉमी की क्लासेस ले रहे हैं, आप देख लेना यूट्यूब पे ऐसा कोई चैनल नहीं होगा जो आपको एनाटॉमी की क्लासेस देता हो। नर्सिंग के अंदर की बात कर रहा हूँ मैं, अदर्स तो वैसे बहुत सारे हैं, लेकिन नर्सिंग के अंदर है जो एक हमारा एक ऐसा चैनल है जो एनाटॉमी की क्लासेस ले रहा है, और हम यहाँ से आपको एनाटॉमी की पूरी क्लासेस देंगे एंड पूरा सिलेबस कंप्लीट करवाएंगे यहाँ से। सो आप अच्छे से पढ़ो यहाँ पे, क्योंकि हमारा बेसिक है, ये हमें अच्छे से आना चाहिए। तो शुरू करते हैं बिना कुछ देरी की आज की क्लास हम ब्लड ग्रुप सिस्टम पे। तो ब्लड ग्रुप सिस्टम पहले कुछ ऐसा होता था कि जैसे किसी पर्सन को ब्लड दिया जाता था तो उन पर्सन के अंदर कुछ रिएक्शन देखने को मिलती थी, उनके अंदर आरबीसी का ब्रेकडाउन, जिसको हम कहते हैं हीमोलाइटिक रिएक्शन, जिसकी वजह से पर्सन की डेथ हो जाती थी। तो उसी को देखते हुए एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था कोरलैंड स्टीनर। उन्होंने 1901 के अंदर इस सिस्टम को डिस्कवर किया, जिसका नाम था एबीओ ग्रुप सिस्टम, ठीक है। इन्होंने बात करते हैं हम, इन्होंने ब्लड ग्रुप सिस्टम को दो तरीके से समझाने की कोशिश की, एबीओ सिस्टम एंड आरएच सिस्टम, एबीओ सिस्टम और आरएच सिस्टम। अब जनरली हमें पता होता है कि कुछ लोगों के अंदर ब्लड ग्रुप्स होता है, वो ए पॉजिटिव वगैरह देखने को मिलता है, कुछ में नेगेटिव्स होता है, लेकिन ये होते क्यों है हमें ये पता नहीं होता है। मोस्ट ऑफ स्टूडेंट्स को कंफ्यूज रहता है कि जो ब्लड ग्रुप्स होते हैं वो नेगेटिव क्यों होते हैं, पॉजिटिव क्यों होते हैं, एंड जो उनके टाइप्स होते हैं ए बी ए बी ओ, वो होने के पीछे रीज़न क्या है, ये क्यों होते हैं ये ऐसे। सो वही आज हम सब डिस्कस करेंगे। फिर इसके बाद के अंदर हम पढ़ेंगे कि जो पेरेंट्स से बच्चों के अंदर जो ब्लड ग्रुप जाता है वो किस तरीके से उनके अंदर ब्लड ग्रुप देखने को मिलते हैं। कि जैसे मान लो उनके फादर हैं ए पॉजिटिव है, मदर है ए पॉजिटिव बी पॉजिटिव है, तो उनके बच्चों के अंदर कौन कौन से ब्लड ग्रुप देखने को मिलेंगे, यही सब हम आज डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे एबीओ सिस्टम। तो एबीओ सिस्टम के अंदर एक साइंटिस्ट थे, ऑस्ट्रेलियन साइंटिस्ट थे, उन्होंने आरबीसी के सरफेस पर कुछ एंटीजन देखे थे। तो सबसे पहले देखते हैं कि एक साइंटिस्ट थे, उनका नाम था, तो मैं लिखता हूं एबीओ सिस्टम वाज डिस्कवर्ड बाय कोर, ऑस्ट्रेलियन साइंटिस्ट थे लैंड स्टीनर। कब डिस्कवर किया था इन्होंने इस चीज को? इन 1901 के अंदर। अब एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लेता है कि जो ब्लड ग्रुप सिस्टम उसको किसने डिस्कवर किया था, एंड पूछा हुआ क्वेश्चन है ये, एम्स के अंदर पूछा हुआ क्वेश्चन है, एंड ये भी पूछ लेता है कौन से ईयर के अंदर डिस्कवर किया था, ठीक है। सो इम्पोर्टेंट है ये, बीएससी स्टैंडर्ड से भी एंड कंपटीशन के लेवल पे भी काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर है। तो सबसे पहले देखते हैं कि इस सिस्टम को एक साइंटिस्ट थे, ऑस्ट्रेलियन साइंटिस्ट, उन्होंने इसको 1901 के अंदर, उनका नाम था कोरलैंड स्टीनर, सबसे पहले डिस्कवर किया था। इन्होंने बताया था कि जो आरबीसी की सरफेस होती है हमारे ब्लड के अंदर, कुछ सेल्स प्रेजेंट होती हैं, उनकी सरफेस पे, आरबीसी के सरफेस पे कुछ एंटीजन के मॉलिक्यूल्स, जो प्रोटीन मॉलिक्यूल्स होते हैं वो प्रेजेंट होते हैं। वो एंटीजन होते हैं हमारे ए एंटीजन एंड बी एंटीजन। तो ऑन द बेसिस ऑफ एंटीजन आर प्रेजेंट ऑन सरफेस ऑफ आरबीसी, कुछ एंटीजन आरबीसी के सरफेस पे प्रेजेंट होते हैं। उन्होंने दो टाइप के एंटीजन को देखा। जैसे कि मैं कहूँ कि उन्होंने किसी पर्सन का ब्लड सैंपल लिया और उन्होंने देखा कि उस पर्सन की आरबीसी पे कुछ एंटीजन प्रेजेंट थे, ठीक है। तो वो जो एंटीजन थे, ए एंटीजन, एंटीजन ए एंड एंटीजन बी, ठीक है, ये दो एंटीजन प्रेजेंट थे। जैसे कि ये आरबीसी है, ठीक है, ये आरबीसी है, इसकी सरफेस पे कुछ एंटीजन प्रेजेंट थे जिसका नाम था ए एंटीजन एंड
बी एंटीजन। ठीक है, ये आरबीसी के सरफेस पे प्रेजेंट थे। इसी के बेसिस पे उन्होंने ब्लड ग्रुप को 4 मेन टाइप्स के अंदर डिवाइड किया। ठीक है, सो इसी के बेसिस पे एंटीजन प्रेजेंस के बेसिस पे उन्होंने ब्लड ग्रुप्स को 4 मेन टाइप्स के अंदर डिवाइड किया। तो वो कौन कौन से होते हैं, जैसे कि मैं यहाँ पे लिखूं एंटीजन। ठीक है, अब हमने देख लिया कि एंटीजन 2 तरीके के होते हैं, ए एंटीजन एंड बी एंटीजन। तो मान लो किसी पर्सन के अंदर उन्होंने देखा कि आरबीसी के सरफेस पे ए एंटीजन प्रेजेंट था, और तो फिर उस पर्सन का ब्लड ग्रुप डिसाइड होगा ए। ओके, देन किसी पर्सन के आरबीसी के सरफेस पे बी एंटीजन प्रेजेंट था तो उसका ब्लड ग्रुप होगा बी। क्लियर यहाँ तक? और अगर किसी पर्सन के सरफेस पे दोनों एंटीजन प्रेजेंट थे तो उन्होंने उस ब्लड ग्रुप को नाम दिया ए बी। ठीक है, देन जिस पर्सन की सरफेस पे कोई भी एंटीजन प्रेजेंट नहीं था उसको उन्होंने नाम दिया जीरो ग्रुप, जिसको हम कहते हैं ओ। क्लियर यहाँ तक? ठीक है, ध्यान से सुनना, जिस पर्सन की सरफेस पे जो एंटीजन प्रेजेंट होगा उस पर्सन का वही ग्रुप होगा, एंड जिस पर्सन की सरफेस पे दोनों एंटीजन प्रेजेंट होंगे उस पर्सन का ब्लड ग्रुप वही होगा, एंड जिस पर्सन की सरफेस पे कोई भी एंटीजन नहीं होगा उसको हम कहेंगे ए, जिसको हम कहेंगे ओ ग्रुप या जीरो ग्रुप। ठीक है, सो कोरलैंड स्टिनर का एक रूल और कहता है कि उन्होंने इसी के क्रॉसपोंड कुछ एंटीबॉडी देखी, जो कि एंटीबॉडी कहाँ प्रेजेंट होती है, प्लाज्मा के अंदर प्रेजेंट होती है। एंटीबॉडी कहाँ प्रेजेंट होती है, प्लाज्मा के अंदर प्रेजेंट होती है। नोट कर लीजिएगा, सब इंपॉर्टेंट है। तो उन्होंने बताया कि जो एंटीजन होते हैं कहाँ पे, आरबीसी के सरफेस पे, उन्हीं के करस्पोंड का मतलब होता है उन्हीं के समानांतर एंटीबॉडी प्रेजेंट होती है। तो वो एंटीबॉडी कौन कौन सी होती हैं, तो माने करस्पोंड का मतलब समानांतर, मतलब सेम उनके जैसी एंटीबॉडी प्रेजेंट होंगी। ठीक है, तो हमने क्या बात की, एंटीजन तो हो गए 2, जैसे हमने देख लिए एंटीजन तो हो गए, ए एंटीजन हो गया एंड बी एंटीजन हो गया। तो उन्होंने क्या देखा कि उस पर्सन के अंदर एंटीबॉडी भी मिली जो कैसी थी, उन्हीं के समानांतर थी, अल्फा एंटीबॉडी एंड बीटा एंटीबॉडी, अल्फा एंड बीटा एंटीबॉडी। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है? सो उन्होंने बताया कि जिस पर्सन का ब्लड ग्रुप ए होगा उसके अंदर एंटीबॉडी उसके अपोजिट होगी। ये क्यों होती है? क्योंकि अगर उस पर्सन के अंदर ए एंटीजन हुआ, एंटीबॉडी भी अल्फा हो गई, तो ये इसको ऊपर जाके अटैक करेगी, मतलब कि एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन की वहाँ पे कंडीशन देखने को मिलेगी, जिसको हम कहते हैं हीमोलाइटिक रिएक्शन। इसको समझते हैं हीमोलाइटिक रिएक्शन, लेकिन उससे पहले देखते हैं कि जो मैंने वर्ड बोला कि एंटीबॉडी प्लाज्मा में प्रेजेंट होती है, ये होती कैसे है। आइए इस चीज़ को समझते हैं कि एंटीबॉडी प्लाज्मा में क्यों होती है, कि क्या ब्लड की कंपोजिशन है जो एंटीबॉडी प्लाज्मा में प्रेजेंट होती है। तो जैसे कि मैं कहूँ, जब ब्लड है अपना, ठीक है, इस ब्लड के अंदर 55% प्लाज्मा होता है, 45% सेल होती है, मतलब 55% प्लाज्मा प्रेजेंट होता है अपना 55%। ठीक है गाइस, और यहाँ पे सेल्स प्रेजेंट होती हैं, वो होती है 45%। ठीक है, देन सेल्स के अंदर कौन कौन सी सेल्स होती हैं, तो वो आती है हमारी आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स। क्लियर यहाँ तक? जिसके अंदर भी आरबीसी का परसेंटेज होता है 44%, और ये दोनों हमारे ब्लड के अंदर 1% ही इंपॉर्टेंस रखती है। तो प्लाज्मा की बात करते हैं, सेल्स के अंदर हमने देख लिया 3 तरीके की इंपॉर्टेंट सेल होती हैं, इनको फर्दर क्लासीफाई मैं बता देता हूँ। ब्लड के बारे में हम और डिस्कस करेंगे काफ़ी जब हमारा ब्लड का टॉपिक आएगा, क्योंकि टिश्यू के बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा ब्लड एंड बॉडी फ्लूइड्स। तो अभी के लिए हम समझा रहे हैं। तो अब प्लाज्मा की बात होती है तो 55% प्लाज्मा होता है। इसी को मैं 100% मानूँ तो जिसके अंदर 91% हमारा होता है वाटर। ओके,
देन इसके अंदर 9% बच गया, वो होता है हमारा सॉलिड। क्लियर यहाँ तक? फिर इस सॉलिड को भी फर्दर क्लासिफाई करें, इसके अंदर 8% एंड 1%। ठीक है, इस 1% के अंदर हमारे जो भी मिनरल्स प्रेजेंट होते हैं वो सारे किस में आते हैं? 1% के अंदर। जैसे कि मैं कह दूं सोडियम, पोटेशियम, क्लोराइड, कैल्शियम, मैग्नीशियम, ऑल मिनरल्स। ठीक है, फिर इस 8% के अंदर 7% प्रेजेंट होती है प्लाज्मा प्रोटीन। ठीक है, फिर कुछ प्रेजेंट होते हैं नॉन प्रोटीन, नॉन नाइट्रोजीनियस प्रोटीन। अभी नाइट्रोजीनियस प्रोटीन कौन सी होती है? वो ऐसा मटेरियल जो मेटाबॉलिज्म के बाद जो हमारे वेस्ट प्रोडक्ट बनते हैं, जैसे कि मैं कहूँ यूरिया, क्रेटिनिन, यूरिक एसिड, जेंथिन, हाइपोजेंथिन, ये सब किस में आते हैं? हमारे नॉन नाइट्रोजीनियस प्रोटीन के अंदर, जो हमारे यूरिन के थ्रू बॉडी से एक्सक्रीट आउट कर दिए जाते हैं, जिनको हम कहते हैं नॉन नाइट्रोजीनियस प्रोटीन्स। इसके बाद और प्रेजेंट होते हैं कुछ एंजाइम्स, हार्मोन और एंटीबॉडी। हमें क्या चाहिए था? एंटीबॉडी। तो मैंने क्या बोला था अभी? एंटीबॉडी कहाँ प्रेजेंट होती है? प्लाज्मा के अंदर प्रेजेंट होती है। वो किस बेसिस पे प्रेजेंट है? इसी के बेसिस पे प्रेजेंट होती है प्लाज्मा के अंदर एंटीबॉडी। तो हमने बात कर ली इस आरबीसी की सरफेस पे तो क्या प्रेजेंट होते हैं? एंटीजन। ठीक है गाइस, एंड प्लाज्मा के अंदर क्या प्रेजेंट होती है? हमारी एंटीबॉडी। यहाँ तक क्लियर है आपको? तो कोरलैंड स्टीनर का एक लॉ है, वो कहते हैं कि जिस पर्सन के अंदर एंटीबॉडी ए प्रेजेंट होती है उसके अपोजिट जिस पर्सन के अंदर एंटीजन ए होता है उसके अपोजिट उस पर्सन के प्लाज्मा के अंदर एंटीबॉडी प्रेजेंट होती है। यहाँ तक क्लियर आप सबको? अगर कोई कुछ आपको यहाँ से डाउट हो तो आप कमेंट कर दीजिएगा। आप लोग कमेंट नहीं करते हो तो मुझे पता नहीं रहता है, कि मुझे लगता है आपको सब कुछ समझ आ रहा होगा। सो आपका अगर जो भी सजेशन हो, आपके जो भी डाउट्स हो, आप कमेंट कीजिए कि हम उनको क्लियर करेंगे आपके यहाँ से। तो लैंड स्टीनर का लॉ क्या कहता है? ठीक है, लैंड स्टीनर का लॉ कहता है कि जिस पर्सन के अंदर एंटीजन ए प्रेजेंट होता है उस पर्सन के अंदर एंटीबॉडी, अल्फा एंटीबॉडी एब्सेंट होगी, मतलब बीटा एंटीबॉडी प्रेजेंट होगी। और जिस पर्सन के अंदर एंटीजन बी प्रेजेंट है उसके अंदर अल्फा एंटीबॉडी प्रेजेंट होगी। जिस पर्सन के अंदर दोनों एंटीजन प्रेजेंट हैं उसके अंदर कोई भी एंटीबॉडी प्रेजेंट नहीं होगी। अब वो क्यों नहीं होगी? मेन क्वेश्चन तो यह बनता है, समझ में नहीं आता। तो आइए देखते हैं। जिस पर्सन के अंदर एंटीजन ए प्रेजेंट होता है उस पर्सन में अल्फा एंटीबॉडी एब्सेंट होती है। ठीक है, तो फिर क्या होगा उस पर्सन के अंदर? बट बीटा एंटीबॉडी प्रेजेंट होती है। जस्ट इसका अपोजिट नेक्स्ट रूल हो जाएगा। ठीक है, तो अब इस चीज को हम एक टेबल के थ्रू समझते हैं कि क्या होता है ऐसे पर्सन के अंदर। तो आइए देखते हैं टेबल के थ्रू, आपको अच्छे से समझ आएगा कि कैसे एंटीबॉडी होती है, कैसे एंटीजन प्रेजेंट होते हैं। ओके, आइए देखते हैं। सो जैसा कि ये हमने लिख लिया ग्रुप। ओके, ये हमने लिख लिया यहाँ पे एंटीजन एंड ये हमने एंटीबॉडी। ओके, तो हमने 4 टाइप्स के मेन ग्रुप्स पढ़े हैं। ए ब्लड ग्रुप, बी ए बी ब्लड ग्रुप, ओ ब्लड ग्रुप। यहाँ तक क्लियर आप सभी को?
तो जिस पर्सन के अंदर ए एंटीजन प्रेजेंट होगा उसका ब्लड ग्रुप ए होगा, जिसके अंदर बी एंटीजन प्रेजेंट होगा उसका ब्लड ग्रुप बी होगा, जिसके अंदर दोनों एंटीजन प्रेजेंट होंगे उसका ब्लड ग्रुप ए बी होगा, एंड जिस पर्सन में कोई भी एंटीजन प्रेजेंट नहीं होगा उसका ब्लड ग्रुप ओ होगा। मतलब यहाँ पे एंटीजन एब्सेंट है। ओके, फिर हमने लैंड-स्टर्नर लॉ में पढ़ा कि जिस पर्सन के अंदर जो एंटीजन प्रेजेंट होता है उसके अपोजिट एंटीबॉडी प्रेजेंट होती है। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं, यहाँ पे अल्फा एंटीबॉडी प्रेजेंट होगी, सॉरी बीटा, यहाँ पे बीटा एंटीबॉडी प्रेजेंट होगी, यहाँ पे अल्फा एंटीबॉडी प्रेजेंट होगी। अब क्वेश्चन यहाँ पे बनता है, स्टूडेंट्स के कंफ्यूज रहता है कि सर इसमें तो ए बी है, यहाँ पे एंटीबॉडी क्यों एब्सेंट होती है। कि जैसे मैं कहूँ ए और बी, ठीक है, मान लो यहाँ पे अल्फा एंटीबॉडी प्रेजेंट है तो ये जाके इसके साथ रिएक्शन कर लेगी, है ना, और आरबीसी का ब्रेकडाउन होना शुरू हो जाएगा। अगर ये मान लो इस पर्सन के अंदर बीटा एंटीबॉडी प्रेजेंट है तो ये बीटा से जाके रिएक्शन कर लेगी और आरबीसी का ब्रेकडाउन करवाएगी। ओके, तो इसलिए एंटीबॉडी एब्सेंट होती है किसमें, ए बी ब्लड ग्रुप में। इसीलिए इसी बेसिस पे इसको कहते हैं यूनिवर्सल रिसीवर, क्योंकि इसके पास जब इसके पास कोई भी एंटीबॉडी प्रेजेंट नहीं है, ओनली एंटीजन है। जब एंटीबॉडी ही नहीं बनाएगा तो एंटीजन जाके रिएक्शन किससे करेगा। लेकिन अगर ये किसी पर्सन को ब्लड दे देता है तो उसके पास तो दोनों एंटीजन चले गए ना, आगे समझेंगे, अभी कंफ्यूज मत होना। तो इसके पास कोई भी एंटीबॉडी प्रेजेंट नहीं होगी, और ओ है ऐसा ब्लड ग्रुप है जिसके पास कोई भी एंटीजन नहीं होता तो एंटीबॉडी दोनों प्रेजेंट होती है। ठीक है, ये टेबल आपको समझ में आया होगा। तो नेक्स्ट देखते हैं, इसके अंदर हम नेक्स्ट देखते हैं यहां से। अच्छा, एक चीज और है यहाँ पे, पॉपुलेशन के अंदर इनका परसेंटेज कितना होता है। ओके गाइस, इस ध्यान रखना आप, पॉपुलेशन की, इंडिया की पॉपुलेशन में इनका परसेंटेज कितना होता है। तो 25% तो ए ब्लड ग्रुप वाले लोग होते हैं, 25% बी ब्लड वाले होते हैं, एंड 5% लोग होते हैं वो ए बी वाले होते हैं, सबसे कम यही होते हैं। एंड जो ओ ब्लड ग्रुप होता है वो 45% प्रेजेंट होता है। एग्जाम में क्वेश्चन आता है सबसे ज़्यादा पाए जाने वाला ब्लड ग्रुप कौन सा होता है, ओ होता है। ओ में भी कौन सा होता है, ओ पॉजिटिव होता है। ओ पॉजिटिव सबसे ज़्यादा ब्लड ग्रुप पाया जाता है हमारे, ठीक है, इंडिया के अंदर। ये इंपॉर्टेंट है, ये एग्जाम के अंदर क्वेश्चन बनते हैं यहाँ से। अच्छा, कुछ स्टूडेंट्स को ऐसा कंफ्यूज रहता है कि इमोलाइटिक रिएक्शन क्या होती है, ठीक है। तो इससे पहले हम देखते हैं कि डोनर कैसे बनते हैं, रिसीवर कैसे बनते हैं। और जब किसी पर्सन को क्रॉस मैचिंग करते हैं, और अगर मान लो हमने क्रॉस मैचिंग नहीं की, उस पर्सन को हमने ब्लड चढ़ा दिया, तो उसके अंदर कैसे वो ब्लड इनकम्पिटेबल होता है, मतलब एग्लूटिनेशन की जो रिएक्शन होगी वो कैसे देखने को मिलेगी, ठीक है ना, अभी समझेंगे। जैसे मान लो कोई पर्सन है जिसका ब्लड ए है, यहाँ पे लिखते हैं डोनर, यहाँ पे लिखते हैं रिसीवर। ओके, मान लो जैसे कि यहाँ पे लिख लिया हमने ग्रुप, कि कैसे पता लगाते हैं कि ए ब्लड ग्रुप है उसको ए को ब्लड डोनेट कर सकता है, कैसे पता लगाते हैं कैसे नहीं कर सकता है। आना आपने पढ़ा होगा कि ए होता है वो ए ब्लड ग्रुप होता है वो ए को दे सकता है एंड ए बी को दे सकता है, क्योंकि ए बी तो यूनिवर्सल रिसीवर है, वो तो ले ही सकता है। और ओ क्यों होता है कि वो सबको दे सकता है, क्या वजह होती है इन सबके पीछे, है ना। तो जैसे मान लो किसी पर्सन का ब्लड ग्रुप ए है, क्लियर यहाँ तक, और डोनर है हमारे पास। और एक चीज़ का और ध्यान रखना, डोनर के अंदर हमेशा एंटीजन चेक करते हैं। डोनर में एंटीजन को असिस्ट किया जाता है, रिसीवर के अंदर एंटीबॉडी को असिस्ट किया जाता है, ठीक है। यहाँ पे हम एंटीजन को देखते हैं, यहाँ पे हम एंटीबॉडी को देखते हैं, क्लियर यहाँ तक, ठीक है। तो मान लो किसी पर्सन का ब्लड ग्रुप ए है, तो इसके अंदर एंटीजन भी कौन सा होगा, ए होगा, ठीक है। अब ये किस किस को दे सकता है तो देख लेते हैं अभी। तो जैसे मान लो ये, अब ए ब्लड ग्रुप के अंदर चेक करते हैं इसको ब्लड किसको देना है, ए वाले को। तो ए वाले को जब ये डोनर एंटीजन इसके अंदर कौन सा प्रेजेंट है, इसके अंदर बीटा एंटीजन प्रेजेंट होगा, ए वाले ब्लड ग्रुप के अंदर बीटा एंटीजन प्रेजेंट होगा। और रिसीवर के अंदर एंटीबॉडी कौन सी होगी, यहाँ पे
तो इसके अंदर एंटीजन हो गया बी, और ए के अंदर कौन सा होगा, यहाँ पे रिसीवर के अंदर बीटा एंटीबॉडी प्रेजेंट होगी। ठीक है, ओके गाइस। तो मैं बता रहा हूँ कि यहाँ पे एंटीजन, तो अब ये वाला ब्लड है, इसको हटाते हैं हम। पहले एक बार वो देख लेते हैं कि इसके अंदर कैसे वो ब्लड ग्रुप डोनेट कर सकते हैं, फिर वहाँ से समझ आ जाएगा आपको इजीली, ऐसा आप कंफ्यूज हो जाओगे। मैं यहाँ पे लिखता हूँ ग्रुप, उस टेबल के थ्रू आपको जो समझ आएगा, ए बी एंड ओ। ओके, किस किस को दे सकता है ये, है ना, किस किस को डोनेट कर सकता है ये ब्लड, तो ये एक तो ए को दे सकता है एंड ए बी को भी दे सकता है। ठीक है, एंड किस किस से ले सकता है, ओके, तो ये ले सकता है, एक तो खुद से ले सकता है और दूसरा ओ से ले सकता है। समझेंगे अभी के लिए कंसंट्रेट करना आप, ये बी को दे सकता है एंड ए बी को भी दे सकता है, क्योंकि सीधा सा सिंपल सा फंडा याद रखना आप, ए बी यूनिवर्सल रिसीवर है और ओ यूनिवर्सल डोनर है, कहीं पे कंफ्यूज नहीं होगा। तो हमने पढ़ लिया बी किसको दे सकता है, बी को भी दे सकता है एंड ए बी को भी दे सकता है। ले किससे सकता है, बी से भी ले सकता है, ओ से भी ले सकता है। ए बी किसको दे सकता है, ओनली ए बी को दे सकता है। किससे ले सकता है ये, सब से ले सकता है ये, क्योंकि इसके पास कोई भी एंटीबॉडी नहीं है। और यहाँ पे जैसे मान लो ए बी की बात करेंगे हम, ए बी, हाँ, इसको ए ब्लड ग्रुप ब्लड की देगा। ठीक है, अब इसके पास एंटीबॉडी तो एब्सेंट है, लेकिन इसके पास बीटा एंटीजन तो प्रेजेंट है। लेकिन जब एंटीबॉडी नहीं होगी तो रिएक्शन किसके साथ करेगा, वो रिएक्शन ही नहीं करेगा, तो इसीलिए ये यूनिवर्सल रिसीवर कहलाता है। और ओ होता है, उसके पास कोई भी एंटीजन एब्सेंट, कोई भी एंटीजन नहीं होता है, तो यहाँ पे ये सबको दे सकता है ये ऑल, एंड ले किससे सकता है, केवल ओ से ले सकता है ये। ठीक है, यहाँ तक आपको क्लियर है। ठीक है, यहाँ से तो इस टेबल के थ्रू हमें समझ में आता है, एक टर्म्स याद रखना आप, तो ओनली ए बी होता है वो यूनिवर्सल रिसीवर कहलाता है। एंड ओ होता है वो यूनिवर्सल डोनर कहलाता है। देखो ये बनते कैसे हैं उसका भी लास्ट में समझेंगे, ठीक है ना, कि ये कैसे यूनिवर्सल डोनर होते हैं, कैसे यूनिवर्सल रिसीवर होते हैं। ओके, तो सब इसके बाद में हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक आता है वो आता है कि इनहेरिटेंस ऑफ ब्लड ग्रुप। जो मैंने स्टार्टिंग के अंदर बोला था कि पेरेंट्स से बच्चों के अंदर कैसे ब्लड ग्रुप देखे जाते हैं, है ना, उसको हम कहते हैं इनहेरिटेंस ऑफ ब्लड ग्रुप। वहाँ से कंपटीशन एग्जाम के अंदर काफ़ी क्वेश्चन बनते हैं कि क्वेश्चन के अंदर काफ़ी डिटेल्स के अंदर दे देता है वो, कि मान लो किसी फादर का ब्लड ग्रुप ये है, मदर का ब्लड ग्रुप ये है, तो उनके बच्चों के अंदर कौन सा ब्लड ग्रुप देखने को मिलेगा। जीनोटाइप हमको बनाना होता है और फिर वहाँ पे हमें बताना होता है। ठीक है ना, तो पहले समझते हैं। इनहेरिटेंस ऑफ ब्लड ग्रुप, इनहेरिटेंस ऑफ ब्लड ग्रुप। अब जनरली क्या होता है कि जैसे हम एंटीजन पढ़ते हैं उसी तरीके से हमारे कुछ इनहेरिटेंस जीन प्रेजेंट होते हैं। वो मेनली 3 टाइप के इनहेरिटेंस जीन होते हैं। थ्री टाइप ऑफ इनहेरिटेंस जीन। कौन कौन से होते हैं वो, एक तो ए होता है, एक बी होता है एंड एक ए होता है। ठीक है, जिसके अंदर ए एंड बी आर डोमिनेंट जीन होते हैं, एंड ओ होता है वो हमारा रिसेसिव जीन होता है।
अब हमने 11th-12th के अंदर पढ़ा है कि जो डोमिनेंट जीन क्या होते हैं एवं रिसेसिव क्या होते हैं। डोमिनेंट का मतलब वो होता है कि जिस पर्सन के अंदर डोमिनेंट जीन प्रेजेंट होगा वो अपना इफेक्ट शो करता है, और जिसके अंदर रिसेसिव होगा वो अपना इफेक्ट ओनली जब उसके साथ में अगर डोमिनेंट एब्सेंट होगा तभी वो अपने इफेक्ट शो करेगा। अगर वहाँ पे रिसेसिव के साथ में डोमिनेंट जीन प्रेजेंट हो गया तो वहाँ पे फिर अपना डोमिनेंट जीन ही अपना इफेक्ट शो करेगा। जैसे कि मान लो किसी पर्सन की, जैसे किसी के फादर की हाइट लंबी है और वो जीन अगर उसके बच्चे में चले गए तो उसका बच्चा भी वो होगा, वो लॉन्ग होगा, उसकी भी हाइट ज़्यादा होगी, ठीक है। तो इसी बेसिस पे कहते हैं कि यहाँ पे ए बी होता है वो डोमिनेंट जीन होता है, वो होता है रिसेसिव होता है। लेकिन लैंडस्टीनर कहते हैं कि जीनोटाइप जब हम बनाते हैं तो हमको प्रायोरिटी दोनों को देनी होती है, जिसके अंदर से हम एक तो डोमिनेंट चूज करते हैं और एक रिसेसिव चूज करते हैं, ठीक है ना। ये कैसे करते हैं अभी हम समझते हैं। जैसे मान लो कोई मेल है जिसका ब्लड ग्रुप है ए पॉजिटिव, क्लियर यहाँ तक, ठीक है। एंड कोई फीमेल है जिसका ब्लड ग्रुप है बी पॉजिटिव। जीनोटाइप बना रहे हम, ये इंपॉर्टेंट है, कंपटीशन के अंदर यहाँ से क्वेश्चन बनता है, ओके। तो अब मैंने बोला कि लैंडस्टीनर का लॉ कहता है, हमने 3 जीन पढ़े ए बी एंड ओ, जिसके अंदर ए बी डोमिनेंट है एंड ओ रिसेसिव है। तो यहाँ पे हमें एक प्रायोरिटी देनी पड़ेगी डोमिनेंट को और एक प्रायोरिटी देनी पड़ेगी रिसेसिव को, मतलब दोनों में से एक लेना पड़ेगा। तो यहाँ पे हमने एक तो ले लिया डोमिनेंट जीन और दूसरा ले लिया हमने रिसेसिव, ठीक है, ये आएंगे यहाँ से। फिर हमने बी के अंदर बी तो ले लिया डोमिनेंट जीन, ओ वाला ले लिया हमने रिसेसिव जीन। काफ़ी इंपॉर्टेंट, ये कंफ्यूज मत होना, यहाँ से फिर से समझ लेंगे। तो जैसे हम इसका जीनोटाइप बनाना चाहिए तो ये एक का मैच करवाया हमने इसके साथ, ठीक है, तो ये ब्लड ग्रुप बना ए बी। फिर इसका हमने करवाया इसके साथ तो ये बना बी ओ, क्लियर। फिर ए का हमने करवाया ओ के साथ तो बना ए ओ। फिर ओ का हमने करवाया ओ के साथ तो बना ओ ओ। अब यहाँ पे कौन कौन सी पॉसिबिलिटीज बन रही हैं ब्लड ग्रुप की, तो देखो इस पर्सन के अंदर 25% तो होते हैं हमारे, 25% तो हो गए ए बी एंड बी ब्लड ग्रुप होगा 25%। ए ब्लड ग्रुप की पॉसिबिलिटी है 25%, ओ ब्लड ग्रुप की पॉसिबिलिटी है 25%। यहाँ पे लिखता हूँ मैं, देखना, जैसे कि ए बी है। अब इसकी पॉसिबिलिटी, जैसे मान लो ये उनके मम्मी पापा हैं, माने किसी बच्चे के, और ये उनका बेबी है, तो इस बच्चे के अंदर ऐसे जो उनके बेबी होंगे उनके अंदर कौन सा ब्लड ग्रुप होने की पॉसिबिलिटीज होगी, ये एग्जाम में क्वेश्चन आता है। ऑप्शन में देगा वो, जैसे कि ए बी भी हो सकता है उस बच्चे के अंदर, कितना हो सकता है 25%, ठीक है, 4 ग्रुप बने अपने पास। बी हो सकता है 25%, ठीक है। ए ब्लड ग्रुप हो सकता है 25% एंड ओ ब्लड ग्रुप हो सकता है 25%, ओके, क्लियर यहाँ तक। एक और एग्जांपल लेते हैं हम यहाँ पे, ये समझ नहीं आए वो तो, जैसे कि जीनोटाइप बना रहे हैं, ऐसे एक और एग्जांपल लेते हैं। ये टॉपिक कंपटीशन के हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला तो पूछेगा कि कौन से साइंटिस्ट है, कौन से ईयर में डिस्कवर किया था, जीन कौन कौन से होते हैं। फिर इंपॉर्टेंट है यहाँ पे कि जो इनहेरिटेंस ऑफ जीन होता है वो कैसे बनाई जाती है, जीनोटाइप कैसे बनता है, ठीक है ना। बाकी सब बीएससी स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग इंपॉर्टेंट है। तो फिर देखते हैं, जैसे मान लो ये कोई मेल है एंड ये कोई फीमेल है, ठीक है। तो इस पर्सन के अंदर मैं कहूँ कि ए नेगेटिव मान लो, इसका मान लो ओ पॉजिटिव, ठीक है। तो फिर हम यहाँ पे देखते हैं, तो इसके अंदर एक तो ए हो सकता है, ओ हो सकता है। अभी आप नेगेटिव पॉजिटिव पे मत जाना, हम आरएच सिस्टम के अंदर पढ़ते हैं तब नेगेटिव पॉजिटिव वाला फंडा समझ में आएगा। अभी के लिए ये समझो कि ए और ओ है, ठीक है, इसको भी हटा देते हैं क्योंकि ये समझ में आएगा आपको, आरएच फैक्टर पढ़ेंगे तब, ठीक है ना। किसी पर्सन का, जैसे मान लो एक मेल है, इसके अंदर ए ब्लड ग्रुप है, फीमेल में ओ ब्लड ग्रुप है, ठीक है ना। तो जैसे मान लो फिर इसके अंदर देखते हैं हम, अब सिंगल रिसेसिव है तो ये तो अपना इफेक्ट शो करेगा, अकेला है, ए है, इसके साथ हमने एक रिसेसिव ले लिया, एक डोमिनेंट ले लिया, क्रॉस मैच करवाते हैं
एक तो ए ओ ओ ए ओ ओ, ठीक है। तो यहाँ पे पॉसिबिलिटी हो रही है उस पर्सन के अंदर 50% तो ए ब्लड ग्रुप के एंड 50% ओ ब्लड ग्रुप के, जो उसके बच्चे होंगे। तो ए ब्लड ग्रुप तो होता है, इसके अंदर हो सकता है 50% एंड ओ ब्लड ग्रुप होता है 50%। अब एग्जाम के अंदर क्या होता है, जनरली उसने एग्जाम में दे दिया कि किसी मेल का ब्लड ग्रुप ए है, फीमेल का ब्लड ग्रुप ओ है, उनके बच्चों के अंदर कौन सा देखने को मिलेगा। बच्चे एग्जाम में गलती करते हैं, ये तो चलो इतना ईजी था। अभी मैंने लास्ट वाला बताया तो उसके अंदर ओ का कहीं पे वो नहीं था, ओ का उसमें कहीं डिस्कशन ही नहीं था, क्योंकि ओ हम प्रायोरिटी देते हैं क्योंकि उसको इसलिए हम ओ आ जाता है वहाँ पे। 25% ओ भी आ रहा था, लेकिन बच्चे एग्जाम में गलती कैसे करते हैं, उसका ब्लड ग्रुप ए हो सकता है, बी हो सकता है एंड ए बी भी हो सकता है, ओ कैसे नहीं होगा, ओ भी होगा, क्योंकि हम उसको जब रिसेसिव के अंदर प्रायोरिटी देनी पड़ती है। ठीक है गाइस, सो अभी के लिए आपने इतना देख लिया है कि RH जीन इनहेरिटेंस कैसे डिसाइड होते हैं। और अब हम नेक्स्ट क्लास के अंदर देखेंगे कि हमारा जो RH सिस्टम है वो क्या है, क्योंकि RH सिस्टम ऐसा है जो डिसाइड करता है किसी पर्सन का ब्लड ग्रुप कौन सा पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा। ठीक है ना। सो आज की क्लास ABO पे थी, ABO सिस्टम पे, काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर है। ठीक है, यहाँ से क्वेश्चन भी आते हैं, BSc में शॉर्ट नोट्स पूछा जाता है यहाँ से। तो आज की क्लास हम यहीं पे ख़त्म करते हैं, नेक्स्ट क्लास में RH फैक्टर पढ़ेंगे, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। एक चीज़ बता देता हूँ मैं, आप यूट्यूब पे सर्च मार लेना, इस तरीके से आपको कोई नहीं बताएगा। ठीक है ना। सो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्लास है। कमेंट करना, लाइक करना, शेयर करना, वीडियो अच्छा लगे तो सब्सक्राइब करना। ठीक है गाइस, ओके, थैंक यू सो मच।